मालिनी की सुंदरता रेगिस्तान की सबसे अनमोल कृति थी। उसकी लंबी रेशमी जुल्फें हवा में लहराती थी, जैसे कोई काला बादल रेत के समंदर पर नाच रहा हो। उसकी आंखें कजरारी और गहरी, मानो रात के आकाश में टिमटिमाते तारे हों। उसका चेहरा गोरा और नाजुक, जैसे चांद की किरणों से तराशा गया हो। उसकी देहयष्टि 34-26-36 एक ऐसी मूर्ति थी जो किसी शिल्पकार के सपनों से निकली हो। जब वह अपनी लाल चुनरी में बाजार की गलियों से गुजरती तो हवा भी ठहर जाती। उसकी कमर की लचक, उसकी चाल की थिरकन और उसकी मुस्कान की मासूमियत हर दिल को बेकरार कर देती थी। उस पल में रेगिस्तान की गर्मी भी ठंडी पड़ गई। वीरेंद्र ने उससे एक रेशमी दुपट्टा खरीदा, सिर्फ इसलिए कि वह उससे बात कर सके। यह दुपट्टा तुम पर और सुंदर लगेगा, उसने कहा, और मालिनी शर्मा गई। उसकी मुस्कान ने वीरेंद्र के दिल में एक तूफान ला दिया। उनकी मुलाकातें अब रेगिस्तान के किनारे एक पुराने खंडहर में होने लगी। यह खंडहर कभी एक प्राचीन राजमहल का हिस्सा था, जिसकी दीवारों पर प्रेम और युद्ध की कहानियां उकेरी गई थी। चांदनी रात में जब रेगिस्तान सन्नाटे में डूबा होता, वीरेंद्र और मालिनी वहां मिलते। वीरेंद्र अपनी तलवार को एक तरफ रखता और मालिनी की जुल्फों को सहलाते हुए कहता, मालिनी, तुम मेरे रेगिस्तान का वो मरुद्यान हो जिसे मैंने जन्मों से तलाशा है। मालिनी हंसती और उसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो एक रात मालिनी ने अपने ताबीज को खोला और उसमें से एक छोटा सा सूखा गुलाब निकाला। यह मेरी माँ का है, उसने कहा। उसकी आंखें नम थी। वह कहती थी कि सच्चा प्यार रेगिस्तान में भी गुलाब खिलाता है। वीरेंद्र ने उस गुलाब को अपने सीने से लगाया और वादा किया, मैं तुम्हारे लिए रेगिस्तान को गुलाबों से भर दूंगा। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पहली बार छुआ, एक ऐसा स्पर्श जो उनके दिलों को हमेशा के लिए बांध गया। एक रात जब वीरेंद्र और मालिनी अपने खंडहर में चांदनी के नीचे सपने बुन रहे थे, रेगिस्तान में एक चमकदार रोशनी उभरी। हवा रुक गई और रेत के कण हवा में ठहर गए। वहां एक अजनबी खड़ा था, समय यात्री, जिसका नाम था आर्यन। उसने एक अजीब सी पोशाक पहनी थी जो न इस युग की थी न किसी और की। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वह कोई भारी बोझ ढो रहा हो। मैं भविष्य से आया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम्हारा प्रेम इस रेगिस्तान में एक त्रासदी बनने वाला है। वीरेंद्र ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली, पर मालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें सुनना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। आर्यन ने बताया कि मालिनी के पिता, जो एक धनी व्यापारी थे, ने उसकी शादी एक क्रूर जमींदार रघुवर से तय कर दी है। रघुवर का नाम सुनते ही वीरेंद्र का खून खौल उठा। रघुवर की क्रूरता की कहानियां रेगिस्तान में मशहूर थी। अगर तुमने इसका विरोध किया, आर्यन ने चेतावनी दी, तो एक युद्ध होगा जिसमें न केवल तुम बल्कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मालिनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने वीरेंद्र की ओर देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या उनका प्यार इतना कमजोर है? वीरेंद्र ने उसका हाथ थामा और कहा, मालिनी, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो रेगिस्तान की रेत को भी हिला सकती थी। लेकिन रघुवर को उनके प्रेम की भनक लग चुकी थी। उसने अपने जासूसों को मालिनी और वीरेंद्र पर नजर रखने के लिए भेजा। एक रात जब वे खंडहर में मिल रहे थे, रघुवर के सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। वीरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उसने अकेले ही दर्जनों सैनिकों को धूल चटाई, पर मालिनी को बचाने के लिए उसे पीछे हटना पड़ा।
आर्यन ने उस रात हस्तक्षेप किया। उसने समय को कुछ घंटे पीछे मोड़ा और मालिनी को चेतावनी दी कि वह वीरेंद्र से दूर रहे। अगर तुम उससे मिलती रही, उसने कहा, तो उसकी मौत निश्चित है। मालिनी का दिल टूट गया, पर उसने वीरेंद्र की जान बचाने के लिए उससे दूरी बना ली। वह अपने घर में कैद हो गई और रात दिन अपने ताबीज को सीने से लगाकर रोती रही। लेकिन वीरेंद्र का प्यार इतना आसानी से थमने वाला नहीं था। वह मालिनी के घर के बाहर रात रात भर खड़ा रहता, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। एक रात जब मालिनी की खिड़की से चांदनी की रोशनी बाहर आ रही थी, वीरेंद्र ने एक चिट्ठी फेंकी। उसमें लिखा था, मालिनी, तुम मेरी सांस हो। अगर तुम नहीं, तो मैं भी नहीं। मालिनी ने वह चिट्ठी पढ़ी और उसका संकल्प टूट गया। वह चुपके से वीरेंद्र से मिलने खंडहर पहुंच गई। उनकी यह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात बनने वाली थी। रघुवर के जासूसों ने उन्हें देख लिया और इस बार रघुवर खुद अपने सैनिकों के साथ आया। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें वीरेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उसने मालिनी को अपने पीछे रखा और हर तलवार को अपनी छाती पर झेला। मालिनी चीख रही थी, वीरेंद्र, रुक जाओ, पर वीरेंद्र का प्यार उसे रुकने नहीं दे रहा था। आखिरकार मालिनी ने रघुवर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे ले जाओ, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा थी। लेकिन वीरेंद्र को छोड़ दो, रघुवर ने हंसते हुए कहा। ठीक है, पर यह योद्धा अब मेरे गुलाम की तरह जिएगा। वीरेंद्र को बेड़ियों में जकड़ दिया गया और मालिनी को रघुवर के किले में ले जाया गया। आर्यन, जो अब तक छिपा हुआ था, फिर प्रकट हुआ। उसने मालिनी को बताया कि वह समय को और पीछे ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें भविष्य में जाना होगा, उसने कहा। वहां तुम सुरक्षित रहोगी, पर वीरेंद्र को हमेशा के लिए भूलना होगा। मालिनी ने इनकार कर दिया। मैं उसके बिना जी नहीं सकती, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द और प्यार का मिश्रण था। लेकिन आर्यन ने उसे एक और रास्ता दिखाया। वह समय को उस पल में ले जा सकता था जब मालिनी और वीरेंद्र पहली बार मिले थे। वह मालिनी को एक नई पहचान दे सकता था ताकि रघुवर उसे कभी न ढूंढ सके। मालिनी ने हामी भरी, पर उसने एक शर्त रखी। वह वीरेंद्र को एक आखिरी बार देखना चाहती थी। आर्यन ने समय को मोड़ा और मालिनी को उस मेले में ले गया जहां वह और वीरेंद्र पहली बार मिले थे। लेकिन इस बार मालिनी एक नई पहचान में थी। उसका नाम अब सावित्री था। उसने वीरेंद्र को देखा जो उसी दुकान पर रेशमी दुपट्टा खरीद रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं, पर वह जानती थी कि वह उससे बात नहीं कर सकती। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई पुराना सपना जागा हो। पर वह चला गया और मालिनी अकेली रह गई। सावित्री के रूप में मालिनी ने रेगिस्तान के किनारे एक छोटे से गांव में नया जीवन शुरू किया। वह एक कढ़ाई की दुकान चलाती थी और हर रात उस खंडहर में जाती जहां वह और वीरेंद्र मिला करते थे। वहां चांदनी के नीचे वह अपने अधूरे प्रेम को याद करती और अपने ताबीज को सीने से लगाकर रोती। वीरेंद्र, जो अब मालिनी को भूल चुका था, अपने किले में एक योद्धा के रूप में जी रहा था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अक्सर उस खंडहर में जाता, बिना यह जाने कि क्यों। वहां की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां उसे बुलाती थी, जैसे कोई पुराना वादा अधूरा रह गया हो। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सावित्री अपनी कढ़ाई की दुकान सजा रही थी जब वीरेंद्र वहां से गुजरा। उसने एक कढ़ाई वाला दुपट्टा उठाया और सावित्री की ओर देखा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी।
सावित्री मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में दर्द था। शायद किसी और जन्म में, उसने कहा, और अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाने के लिए मुड़ गई। एक रात सावित्री खंडहर में बैठी थी जब एक तूफान आया। रेत की लहरें उड़ रही थी और उसी में एक परछाई दिखी, वीरेंद्र। वह उस खंडहर में शरण लेने आया था। उनकी नजरें मिली और सावित्री की आंखों में एक पुराना सपना जागा। तुम यहाँ क्यों आई? वीरेंद्र ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी। सावित्री ने कहा, क्योंकि यहाँ मेरा दिल बसता है। उस रात वे दोनों खंडहर में बैठे और रेगिस्तान की सनसनाहट को सुनते रहे। सावित्री ने अपने ताबीज को खोला और उसमें से वही सूखा गुलाब निकाला। यह मेरी माँ का है, उसने कहा। उसकी आंखें नम थी। वह कहती थी कि सच्चा प्यार रेगिस्तान में भी गुलाब खिलाता है। वीरेंद्र ने उस गुलाब को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने सावित्री का हाथ थामा और कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। लेकिन तभी तूफान और तेज हो गया। रेत की एक लहर ने उन्हें अलग कर दिया और जब तूफान थमा, सावित्री गायब थी। वीरेंद्र ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर वह रेत में कहीं खो चुकी थी। उसके हाथ में सिर्फ वही सूखा गुलाब रह गया, जो अब भी मालिनी की खुशबू से महक रहा था। रेगिस्तान ने उनकी कहानी को अपनी रेत में समेट लिया। समय यात्री आर्यन कहीं गायब हो चुका था, लेकिन उसका हस्तक्षेप मालिनी और वीरेंद्र के प्रेम को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ गया। उनकी कहानी, रेगिस्तान का अधूरा वादा, हर उस दिल में गूंजती रही जो प्रेम में विश्वास करता था, पर भाग्य के आगे हार मान लेता था। कहते हैं, रेगिस्तान की रातों में जब चांदनी सबसे गहरी होती है, उस खंडहर में एक लड़की की परछाई दिखती है, जो अपने ताबीज को सीने से लगाए अपने खोए हुए प्यार को पुकारती है। और कहीं दूर एक योद्धा की तलवार की चमक रेत पर पड़ती है, जैसे वह अपने अधूरे वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो।